अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी के बजाय मजीद इजाफा होता नजर आ रहा है। बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूमी के बाद PTI उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानात के तहत इंतखाबी अखाड़े में उतर रहे हैं। हम जीतने की सूरत में इस जमात को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने एक हालिया कॉलम में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके मुतालिक अब कहा जा रहा है कि उनमें से जो इलेक्शन जीत लेगा उनकी यानी जीतने वालों की अक्सरियत को नून लीग, पीपल्स पार्टी और IPP में दबाव या लालच के जरिए शामिल करवाया जाएगा। अंसार अब्बासी मजीद लिखते हैं कि बड़े फख्र से कहा जा रहा है कि जरदारी साहब तो इस काम में मास्टर हैं। जहांगीर तरीन का कहना है कि उन्होंने माजी में भी यह काम किया और अब भी करेंगे, जबकि नून लीग भी यही उम्मीद लगाए बैठी है कि आज़ाद अरकान असम्बली उनके साथ मिलेंगे। अंसार अब्बासी मजीद लिखते हैं कि TV चैनल्स नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल वगैरह की तमाम तकारीर लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों के लिए कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं या मुमकिन नहीं। यहां सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार ऐवान में अपनी पार्टी के साथ वफादारी निभाएंगे? इलेक्शन के बाद अगर ऐवान में आज़ाद अरकान की बोलियां लगी और वफादारियां तब्दील हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान ऐवान में अपने किसी अलायंस या धड़े का ऐलान कर सकेंगे? बहुत से मुबस्सिरीन अपनी राय दे चुके हैं कि इलेक्शन 2024 का स्टेज मियां नवाज शरीफ और नून लीग को इक़्तिदार में लाने के लिए सजाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपनी इंतखाबी मुहिम में हालिया बदतरीन महंगाई और मुआशी मसाइल का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करार दे रहे हैं। तहम नून लीग के इस बयानियों को उसी के एक रहनुमा ने शदीद धचका पहुंचाया है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने अपने एक बयान में दावा किया है कि फरवरी 2022 में मुल्क में डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था। अदम एतमाद के वोट के नतीजे में हुकूमत लेने के 5 माह बाद PDM इत्तेहाद हुकूमत तहलील करके इलेक्शन कराने जा रहा था। शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार थी। इलेक्शन में जाने का मतलब था कि सब जानते थे कि डिफॉल्ट नहीं होगा। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तब डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। दीगर तफसीलात के मुताबिक साइफर केस में अहम गवाह और इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अदालती समात के दौरान फौजदारी मुकदमात की शिकों 161 और 164 के तहत रिकॉर्ड कराए गए अपने पहले के बयान का एक बहुत नरम वर्जन पेश किया है। आजम खान ने जुमेरात को अदालत के सामने अपने बयान में वो धमाका खेज हिस्से शामिल नहीं किए जो उन्होंने FIA को दिया था और मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रखा था। यहां सवाल यह है कि क्या आजम खान के बयान के बाद इमरान खान के खिलाफ साइफर केस कमजोर हुआ है या अभी भी मजबूत रहेगा? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ आईन कानून और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आजम खान के हालिया बयान पर मैं जानना चाहूँगा कि क्या हम कह सकते हैं कि वो मुनहरिफ हुए हैं अपने बयान से? इस बयान की ज़्यादा अहमियत होगी या जो बयान इससे पहले वो 161 और 164 का दे चुके हैं? हाँ, बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि आज़म खान का जो बयान जिसकी हैसियत है कानून के अंदर वो है कि ऑन ओथ स्टेटमेंट जो अदालत में दी जाती है और जो विच इज़ सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, ये बयान जो उन्होंने अदालत में दिया है जिसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उनके इमरान खान के वकीलों ने जो है वकला जो है वो उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इसकी अहमियत है। और जो उन्होंने पुलिस के और FIA के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी और वो अंडर 161, वो स्टेटमेंट इनसे कन्फ्रंट कराई जाएगी कि आपकी ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि वो किस कंडीशन में दी थी। तो इसलिए वो इस बयान की रोशनी में तो मेरा ख्याल है कि केस खासा कमज़ोर हो गया। मैं नहीं समझता कि केस पहले भी इसकी कोई हैसियत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया था और वहाँ पे बेल के मुतालिक बातचीत हुई थी तो वहाँ पर भी उन्होंने जजिस का एक यूनानिमस ओपिनियन था कि ये केस जो है इट इज़ नो केस। बेसिकली ये सारा एक केस की हैसियत जो है ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर जो ये एक तासुर दे रहे हैं कौम को कि ये बहुत घिनौना जुर्म हो गया है, बहुत बड़ी सज़ा होगी और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। ऐसी कोई सूरत हाल वहाँ पे नहीं है ना। ये सब फॉल्स केस। बल्कि अगर आपके पास वक्त हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि फॉन्ड कॉन्स्पिरेसी थी क्या असल में, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। वो अलग बात है कि वो
इमरान खान को अंडर रॉन्ग एडवाइस वो उन्होंने वहाँ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो वहाँ पर उसको फेल किया और जो हुआ वो तरीक़ेकार उस एक गलत तरीका इस्तेमाल किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। यानी लेकिन जो उसके डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी उसके बावजूद जो डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी, आप उस रूलिंग की बात कर रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए थी? मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो रूलिंग जो है वो गलत थी। जहां तक ये साइफर के ऊपर और ये सारी है, ये इतनी डीप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी क्योंकि एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नई तब्दीली आ रही थी बहुत बड़ी, और वो तब्दीली क्या थी कि यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर वर्ल्ड बन रही थी। एक नया फेज कोल्ड वार का शुरू हो रहा था, और नए फेज ऑफ कोल्ड वार के अंदर पाकिस्तान, ईरान, टर्की जो है ये चाइना और रशिया के ब्लॉक में जा रहा था, और ये बहुत बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल थी अमेरिका के लिए। और ऑन दी अदर साइड अमेरिका को जो स्पीयर हेड कर रहे थे दूसरे ग्रुप को, अब पाकिस्तान तो वहां से निकल गया था, अब वहां पे इजराइल और इंडिया स्पीयर हेड कर रहे थे। और इंडिया को ये प्लान किया गया था कि साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाया जाए, मुकाबला करने के लिए खड़ा किया जाए उसको चाइना की। और इंडिया ने ये डिमांड दे दी थी कि जब तक पाकिस्तान की मौजूदा हैसियत को ख़त्म नहीं किया जाता, यानी इसका न्यूक्लियर पावर इसकी ख़त्म की जाए, इसकी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस जो है उसको ख़त्म किया जाए, फिर ये हम यहाँ पे मिनी सुपर पावर का रोल प्ले करेंगे और पाकिस्तान शुड बिहेव लाइक ए सैटेलाइट ऑफ इंडिया। ये बड़ी ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ यही वो बुनियाद है। और उसके लिए 2 फेज अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दो, जो पीडीएम की हुकूमत ने और शहबाज शरीफ वगैरह ने आके किया, और दूसरा कि अवाम की नज़र में पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस को डिस्ग्रेस करो, और ये काम भी शहबाज और इनकी फैमिली ने वहां पर किया। 9 मई का वाकया जो है ये इतना ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसमें पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया गया। हम मुसल्लह फौज पाकिस्तान के अवाम तो वालाहाना प्यार करते हैं इस फौज के साथ, सोच में नहीं कोई सकता इस फौज के मुतालिक। क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं ये जो प्लान ऑर्केस्ट्रेट हुआ ये पीएमएलएन ने ऑर्केस्ट्रेट किया था? यस, दे प्लान्ड इट, और इन्होंने भी फंसा दिया। इन्होंने उस वक्त ये इस तरीके से किया, इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये प्लान किया गया कि शायद उस वक्त जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। गिरफ्तारी आप जिस तरीके से देखिए ना कि वो एक नैब के केस में गिरफ्तार करने इमरान खान को, और गिरफ्तार करने के लिए फौज को भेजा जा रहा है, और उसके बाद जो यहाँ पर पंजाब पुलिस गायब कर दी गई। एक 100 फुट के फासले के ऊपर ये कंटेनर रखा करते थे, वो कहाँ गए ये सारे? आईजी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सारी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए हम तो जोर लगाते रहे कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं ताकि हालात खुल के सामने आए, लेकिन कभी नहीं कराई गई। इसलिए कि जुडिशियल इंक्वायरी होती तो मामलात खुल के सामने आ जाते। ये तो इतना खतरनाक खेल खेला गया है शहबाज शरीफ वगैरह की तरफ से कि आज नहीं तो कल खोलेगा, और हिस्टोरियन जब लिखेगा तो पता लग जाएगा कि ये पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये फरमाएगा अहमद साहब, जो मैंने आजम खान से मुतालिक सवाल किया, चूंकि इस केस में एक से जायद गवाह हैं जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, अगर एक गवाह की गवाही कमज़ोर हो या उसमें कोई तजाद हो तो क्या बाकी गवाहों की गवाही भी मुतासर हो सकती है? इस केस में शक का फ़ायदा मिलता है मुलजिम को, या बाकी गवाहों की गवाही की बुनियाद पर सज़ा हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल एक गवाही कमज़ोर हो जाए, क्योंकि जब क्रिमिनल केस जो है ना वो इसी प्रिजम्पशन पे सारी दुनिया का एक ही कानून है जो कि जूरिस्प्रूडेंस जो है उसके मुताबिक, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक कहते हैं कि एक जो इसके मुतालिक कहा जाता है कि 10 गुनाहगार को आप शक का फ़ायदा देकर छोड़ दो, ऐसा ना हो कि एक ऑनेस्ट आदमी को सजा हो जाए। सही। तो इसलिए ये बुनियाद है उसकी। इस वजह से ये सारा केस है, ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुआ है वहां पे जजिस के तासुरात भी आपने सुने होंगे। यहां पे भी इस केस की कोई हैसियत नहीं है। इसके तो वहां जो आर्टिकल आया था आपने शायद वो भी पढ़ा होगा, जो न्यूयॉर्क में, जो वॉशिंगटन टाइम में पोस्ट के जो आर्टिकल आया, वहां उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं आप देखिए, उस आर्टिकल को पढ़िए। इसी सारे साइफर के ऊपर ही था और वो सारी डिस्क्लोज हुई थी, और उन्होंने तो एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से ये बात की थी वहां पर।
सही। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल जो है ये ये फरमाएगा ऐसी नहीं है जो जिस तरह से पेश अहमद की जा उवैस रही साहब, है। और ये फरमाएं कि आज़ाद लोग अगर मुंतखब होकर आते हैं तो आज़ाद लोगों के बारे में अब ये गुज़श्ता 4-5 रोज़ से ये बहस हो रही है कि उनमें से कुछ लोग PMLN में जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कुछ IPP में जाएंगे, कुछ को दबाव के ज़रिए से कायल किया जा सकता है, कुछ को लालच दे के कायल किया जा सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग हमारी पार्लिमानी तारीख का एक बड़ा रोशन बाब है, लोग बिकते रहे हैं। ये अगर हरबे इस्तेमाल होंगे तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हरबे जो हैं, क्या इन हरबों से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी? क्या इन हरबों से वो करप्शन जो पिछली हुकूमतों में बिलखसूस नवाज शरीफ की फैमिली की हुकूमत जब से चली, यहाँ पर जो करप्शन प्रमोट की गई पाकिस्तान में, इनका सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि आप तो जो करप्ट थे सो थे, पाकिस्तान की दौलत लूट के, लेकिन पूरी कौम को करप्ट कर गए। और अब जो ये आपने जैसे अब ये सारी बात बताई है, आप बताइए इस तरह से वोट लेकर, इस तरह से हुकूमतें बनाकर क्या यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी? क्या यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट जो है वो सिंसियरली, ऑनेस्टली पाकिस्तान की एक अच्छी मुआशी बुनियाद का बाइस बन सकता है? कोई शख्स ऐसा सोचेगा नहीं। हर कोई जो है इस नीम मुर्दा जिस्म के उसे गोश्त निचोड़ जो है खींचने की कोशिश करेगा, और ये खतरनाक सूरत हाल है जो डेवलप होकर सामने आएगी। और मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं, जो PTI की तरफ से जिनको आज़ाद टिकट जो ये सपोर्ट देंगे PTI और जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, ये खाम ख्याली है कि ये लोग चले जाएंगे। वो गंदा पानी निकल गया, अच्छा, अब आबे रवां है, अब जो पानी निकलेगा वो साफ निकलेगा। ये बहुत बड़ा ये दावा, भी इनके ख्वाब ख्याली ये है। बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। अब ये खुद एतमादी की बुनियाद पर आप कर रहे हैं या इसकी वजह क्या हो सकती है? लेकिन बहरहाल हमने देखा कि जो लोग पहले गिरफ्तार हुए या उठाए गए, अगवा हुए, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने पार्टी को ना छोड़ा हो। जो भी पकड़ा गया उसको पार्टी छोड़नी पड़ी, सिवाय उन लोगों के जो इस वक्त देखिए, वो इन्होंने दबाव डाले ना। देखिए ना, मेरी बात सुने कि जब सियासतदान देखें, कमिटमेंट वो होती है कि आप हर किस्म के दबाव के लिए भी तैयार हो जाए। अगरचे इन्होंने जो गैर कानूनी और गैर आईनी जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, इसके बावजूद जो सलूक रवा रखा गया, जो तरीका किया गया, इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मतलब मैंने वो गंदा पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिन्होंने गलत एडवाइस भी किया। वो बातें कभी खुल के आएंगी सामने। बिल्कुल सही। लेकिन अहमद उवैस साहब, वही दबाव, वही तरीकाकार जो उन लोगों पर अप्लाई किया गया, वो आज़ाद लोगों पर भी तो अप्लाई किया जा सकता है ना? मैं आपको बता रहा हूं, करें होगा, लेकिन आप देखिएगा सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होगी। अब जो है, जो इनकी प्रिजम्पशंस थी कि जो माजी में करते आए हैं, और वो उससे ज्यादा इन्होंने दबाव डाले और उससे ज्यादा ये कर लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। प्रेशर हर वक्त नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल खुद एतमादी से बात कर रहे हैं, और यही खुद एतमादी और भी कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा दिखा रहे हैं कि आज़ाद लोग तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे या आज़ाद हैसियत में रहेंगे, लेकिन वो किसी दबाव की वजह से किसी और जमात में नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। एक वक्त था जब यूनान दुनिया की एक सुपर पावर था। इस उरूज में उसकी अस्करी ताकत के अलावा उस कौम के मिजाज का भी बुनियादी किरदार था, क्योंकि वो अपने लीडर्स के झूठ खरीदने के बजाय सच को तरजीह देते थे। मारूफ कानूनदान एसएम जफर अपनी किताब में लिखते हैं कि करून वुस्ता में यूनान में 6 दिन के लिए एक खास बाजार सजाया जाता था। उस बाजार में दुकानें सजाने वाले ताजिर पहले 3 दिन खूब झूठ बोलते थे, दरोग गोई में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। लेकिन बकिया 3 दिनों में दुकानदारों को झूठ बोलने की हरगिज इजाजत ना थी। तारीख बताती है कि आखिरी 3 दिनों में खरीदार दुकानों का रुख करते क्योंकि वो झूठ खरीदने वाले ना थे। तीसरी दुनिया के गरीब और पसमानदा मुमालिक का अलमिया यह है कि वहां के अवाम झूठ पर राजी हो जाते हैं। खास तौर पर इंतखाबात के मौके पर इन मुमालिक में खूब डट कर झूठ बोला जाता है। पाकिस्तान भी इस वक्त नए इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है और मुख्तलिफ सियासी रहनुमा अवाम से वोट हासिल करने के लिए वादों की बारिश बरसा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें JUI के एक मुकर्रर अवामी जलसे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान को वोट देने पर जन्नत की बिशारत देते सुनाई दे रहे हैं। नून लीग की जानिब से भी माजी के मंसूबों को याद दिलाकर मुस्तकबिल में अवाम को तरक्की के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इक्तदार हासिल करने के लिए 10 नुकाती एजेंडे का ऐलान कर रखा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने दावा किया है कि सिंध से कौमी असम्बली की 61 में से 40 नशिस्तें पीपल्स पार्टी बासानी जीत रही है। यहां सवाल यह है कि क्या पंजाब में अक्सरियत हासिल किए बगैर पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बना पाएगी। बिलावल भुट्टो बबांगे दोहल कह रहे हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। बिलावल भुट्टो हालिया बदतरीन महंगाई और मुआशी मसाइल का जिम्मेदार भी नून लीग को करार दे रहे हैं। हालांकि PDM के दौर में पीपल्स पार्टी भी नून लीग के साथ शरीक इक़्तिदार रही। मई 2023 में बिलावल भुट्टो ने फरमाया था कि कराची को भी शहबाज स्पीड की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म की कारकर्दगी की वजह से एक साल में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। यहां सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून रिवायती तनकीदी सियासत कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उसूली तौर पर नून लीग से राहें जुदा कर ली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपके वक्त का। बिलावल साहब कई दिनों से मुसलसल नवाज शरीफ साहब पर और उनकी जमात पर तनकीद कर रहे थे। PMLN रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही थी, कोई ज़्यादा जवाब शिकवा नहीं हो रहा था। अब कुछ बोलना शुरू किया PMLN के लोगों ने, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब का ट्वीट मेरे सामने, उन्होंने कहा कि जी चंद माह पहले तक शहबाज शरीफ से बहुत कुछ सीखने के दावेदार बिलावल भुट्टो बाजारी जुबान पर उतर आए हैं। सियासत में गाली और गोली भुट्टो मरहूम ने मुतारिफ करवाई। बिलावल इस हवाले से उनका जानशीन साबित हो रहा है। जितना चाहे पैसा बहाओ, पंजाब तुम्हारे फरेब में नहीं आने वाला। बदतमीजी करोगे तो कहानी अयूब खान के मुंह बोले बेटे से शुरू होकर वोट का फैसला ना मानकर पाकिस्तान तोड़ने और फिर पहली सिविल आमरीत मुसल्लत करने से शुरू होगी। तो पहल तो फिर आपने की ना कुंडी साहब, अब छिड़ा आपने तो फिर उनका जवाब भी आएगा। मेरे साहब बात यह है कि साद रफीक साहब ने तो बहुत सी बातें की हैं और मुझे बताएं कि उसमें गालम गलोच कहाँ पर नजर आई। क्या इनको PTI के चेयरमैन की गालियां भूल गए जो इनको देते थे? क्या इनको PTI के लोगों की गालियां भूल गए जिनको देते थे? हमने कौन सी गालम गलोच की? हम अगर पॉलिटिकल इनको बातें करें और पॉलिटिकल हकीकत इनको बताएं, क्या इनके पार्टी के लीडर नहीं कि हमारी बात हो चुकी है, हमारा मैच फिक्स हो चुका है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, चलो नहीं कुछ भी नहीं है, अवाम में क्यों नहीं जा रहे? आप मुझे बताएं, कभी जलसा कैंसिल करते हैं, कभी जाते नहीं हैं, कभी मतलब है इलेक्शन में अभी 15-16 दिन रह गए हैं, PTI की कैंपेन इसकी PMLN की कैंपेन किधर है, उनको मैनिफेस्टो किधर है, उनका कैंडिडेट किधर है, कौन कैंडिडेट है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना मैनिफेस्टो भी दिया है, अपने पार्टी के कैंडिडेट भी सामने रख ले हैं और हम लगातार जलसे भी कर रहे हैं। तो सब कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन ये चीजें जो है, और देखें हमने तो चैलेंज किया है जो है साद रफीक साहब, बाकी बातें छोड़ें, हम कहते हैं अपने पार्टी के हेड को जो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है और वो गालिबन नवाज शरीफ साहब भी होंगे इनके कहने के मुताबिक, तो ले ना मनाजरे पे, क्यों नहीं आपके चैनल पे ले, आप उनको दावत दें, बिलावल साहब भी आ जाते हैं और ये भी आ जाते हैं और हम अपना मंशूर अपनी बातें सामने रख लेते हैं, फिर आवाम फैसला करें। जमहूरी हुकूमत में ये चीज होती है, डिबेट होती है, आप देखें अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी ये है, डिबेट होती है, क्यों कतरा रहे हैं, इनको क्यों तकलीफ हो? आ जाए मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे आ जाए और मनाजरा कर लें। वो आपने बिल्कुल सही है, वो मुनाजरे का जवाब भी जरा सुन लें। वो मुनाजरे का चैलेंज आप लोगों ने दिया है, बिलावल साहब ने भी दिया है, उसका जवाब एहसन इकबाल साहब ने कुछ यूं दिया है कि बिलावल लाड़काना का मेरे नारोवाल से मुवाजना कर लें, नारोवाल बेहतर हो तो आप सियासत छोड़ देंगे, अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ूंगा। अरे हमसे करें मुनाजरा था। देखिए ये तो सभी भाई शाह से शाह के वफादार, मैं बोलूँ कि नवाज शरीफ मेरे साथ मनाजर करे, फलां मेरे साथ मनाजर करे, भाई क्यों नहीं लाते अपने लीडर को अपने सामने? क्यों आपने उसको इतना जो है वो छुपाया हुआ है? और जब से उन्होंने लाहौर में एक जलसा किया उसके बाद इक्का दुक्का शायद जलसे किए हैं, अवाम में जाने से कतराते हैं, अपने 16 महीने की कारगरी नहीं दिखा सकते, कभी बात ही नहीं करते। आज जो गिले शिकवे नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसे में किए मानसेरा में, वो चीज अपने भाई से पूछे ना कि आपकी 16 महीने की हुकूमत थी, नवाज शरीफ के साथ ज्यादतियां हुई, उसमें उन्होंने क्यों ये 16 महीने उनकी ज्यादतियों का अदालत नहीं करवाया? फिर मरियम ने जो साहिबा ने आज बातें की कि जी जो पीरनी के जो बच्चे हैं वो अरबपति हो गए या खरबपति हो गए, हुए होंगे, तो 16 महीने में आपने उनके ऊपर रेफरेंस क्यों नहीं डाला, उनको अंदर क्यों नहीं किया, उनकी करप्शन की कहानियां क्यों नहीं निकाली, क्यों माफ किया उनको आपने? आज जलसों में तो आप बात करते हैं, फिर आप ये चीजें कर लेते हैं। आपकी हुकूमत थी, मियाँ साहब के साथ जिन्होंने ज्यादती की उनको भी सजा दिलवाते, और जो है पीरनी साहिबा के जो है वो बच्चे जो अरबपति बन गए,
अनफेयर मीन की वजह से तो उनको केसेस भी कर लेते। तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर रहे थे, अभी आप आके जो है वो स्टेजों पे आके ये चीजें जो है वो शुरू कर देते कि ये हो गया या वो हो गया। बाकी ये है कि हमने हमेशा इखलाकियात की पॉलिटिक्स की, हमने कभी बिलो दी बेल्ट बातें नहीं की हैं। इनको कौन सी बात ऐसे लगी जो इखलाक से गिरी हुई थी? मैं आपको बताता अगर वो हूँ, बिलावल साहब जब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ शेर बकरी बन गया है, नवाज शरीफ खून चूसता है, बुजदिल है, आप देखें ना, यही हो सकता है। और आपको गाली तो जारी बात नहीं देंगे बिलावल साहब। देखें, अब इंतखाबी निशान अगर शेर और हम बोलें कि वो शेर नहीं बने, शेर के निशान लेना आसान बात है, सही है। हवा में क्यों नहीं जा रहे? शेर बन के दिखाना मुश्किल है। नहीं, देखें, आप मुझे बताएं, क्या उन्होंने इलेक्शन कैंपेन वाकई अपनी शुरू की है? आप इंसाफ कर लें। चलो हम तो आप सही कह रहे हैं, 3 महीने तक तो मियां साहब बाहर निकले नहीं। 21 अक्टूबर के बाद हाफजाबाद 3 महीने के गैप से जलसा किया उन्होंने, ये तो सही ठीक कह है। रहे हैं आप। अभी उन्होंने परसों जलसा कैंसिल किया, कल गालिबन जलसा कैंसिल किया था, परसों वो गए नहीं, उससे पहले वो 10 मिनट की तकरीर करने के लिए गए। तो ये चीजें तो इलेक्शन कैंपेन फिर कहते हैं बन हम वजीर आजम रहे हैं। क्या आपको मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो वजीर आजम बन रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि वजीर आजम वो बन रहे हैं। तो ये चीजें तो मुझे नहीं, और बैठे इस इंतजार में है कि हमें कोई नोटिफिकेशन इशू हो जाए और हम प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाएं। अब नोटिफिकेशन के जरिए तो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं जा सकते, अवाम की अदालत के जरिए जाएंगे। सही। अच्छा, जलसा लाहौर में आपने NA 127 शायद बिलावल साहब का हल्का है, जलसा तो आपने कामयाब अच्छा किया है, लेकिन नून लीग कह रही है कि पैसा बहुत लगा रहे हैं आप वहाँ पे। किसी से पैसा लगा रहे हैं? बात यह है कि जब लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे इनके कायद आए और उन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, वहाँ की इंतजामिया को कहा और लोग लेके आए और बड़ा कामयाब जलसा किया, तो उसकी कंटिन्यूटी कहाँ गई? उसकी कंटिन्यूटी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि जो है, हम तो देखें, जब से इलेक्शन कैंपेन से पहले भी, अब मैं कहूँ कि हम तो इलेक्शन डेट के लिए लड़ रहे थे, 8 फरवरी में जबरदस्ती जो है लड़ के ली। उसके बाद हमने कन्वेंशन किए, हम सिंध गए, हम बलूचिस्तान गए, हम पंजाब में कर रहे हैं, हम तो लगा खैबर पख्तूनख्वा में हमने किया, हम तो लगातार इलेक्शन कैंपेन में, हम तो अब उसमें हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे पास लोग हैं तो पैसों वाले हैं, इनके पास लोग हैं तो फिर इनके पास कहते हैं कि हमारे पास अवाम आ रही है। अवाम ने इनको देख लिया, 8 फरवरी को अवाम इनको इसका जवाब देगी। इन्होंने पहले से इनको पता चल गया, इसलिए अवाम में जा नहीं रहे, जलसे कर नहीं रहे हैं, और उसके बाद इनको पता चल जाएगा कि अवाम ने 8 फरवरी को क्या करने के। कुंडी साहब, जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब की, उनकी पार्टी की या PDM की, वो सारी कारकर्दगी PDM की भी आप उनके खाते में डाल रहे हैं। हालांकि बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब के सामने खड़े होकर कहा था कराची के बारे में कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा हूँ, लेकिन मैं भी टैंकर से पानी मंगवाता हूँ। तो अगर पानी, आज शहबाज शरीफ साहब ने तंज भी किया है कि खुद तो पानी दे नहीं सके, हमारे पानी के बारे में क्यों बात करते हैं? देखिए, इशू पानी का जो है, बिल्कुल कराची में K4 के हवाले से चीजें थी, और माजी में भी जब हुकूमतें रही हैं, जो PTI की हुकूमत रही, उससे पहले मियां साहब की जब हुकूमत रही है, तो उन्होंने हमें फंडिंग नहीं की फेडरल गवर्नमेंट में, और फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग न होने की वजह से वो मंसूबे जो है वो कटाई का शिकार थे। हम तो चाहते थे कि ये चीजें हों, लेकिन हमेशा फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो जो जाते हैं की, जो पिछले उससे पहले मियां साहब की हुकूमत थी, उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई, फिर हम 15 महीने की हुकूमत, हमारी कोशिश थी कि हम ये चीजें कंप्लीट करें, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से कंप्लीट नहीं हो सकी। इसलिए हमने ये लेके कि हम इस वक्त जो है पानी जो है पीने का जो है वो उसमें मुश्किलात हैं। इन्होंने पंजाब को, नारोवाल को, जो भी शहर के इन्होंने बहुत बेहतरीन बना लिए हैं, तो इनको हक है अवाम वोट दे, तो फिर अवाम के वोटों से क्यों घबरा रहे हैं? अवाम में आए, अवाम के अंदर जाएं, अवाम में अपना बयान पेश करें, अवाम में अपना, क्या आपने उनका मशहूर पढ़ा? अभी तक कोई मशहूर आया? 2-3 चीजें तो मरियम साहब ने कॉपी कर ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। क्या आपने 300 यूनिट कहे, आप 300 यूनिट उन्होंने भी मुफ्त सेल लगा दी है, 300 यूनिट की। 200 कर 100 यूनिट कम कर दें। अच्छा, सही है। सही है। अच्छा, ये फरमाए कि सईद गनी साहब कह रहे हैं कि 61 सीटें हैं शायद सिंध से कौमी असम्बली की, हम 40 सीटें कंफर्म हासिल करेंगे, 7 से 8 पर हमारा मुकाबला होगा, वो भी ले सकते हैं। ये तो बड़ी तादाद है, अगर 47-48 सीटें आप सिर्फ सिंध से ले लें कौमी असम्बली। देखें अमीर, बस हमारी बड़ी भरपूर कोशिश है कि हम सिंध से ज्यादा सीटें लेकर आएं, और उसके बाद फिर हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी सीटें लें। सिंध में हमारा फोकस है, और बहुत ज्यादा फोकस है हमारा, क्योंकि बेस जो है वो सिंध है, जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, और उसके बाद फिर हम वो करेंगे। और हम देखें जिस तरीके से पंजाब में कैंपेन कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, हमारी कोशिश हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर गए, और सिंध में पहले भी हम काफी सीटें ले गए। इंशाल्लाह मैं भी यकीन है कि हम सिंध में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। PTI के आज़ाद उम्मीदवार, जो यानी PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अगर जीत कर आते हैं, तो उनसे रब्ता करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
इस उसमें इंतजार में, क्योंकि PMLN ने एक इत्तेहाद बनाया है, इलेक्शन के इत्तेहाद बनाया है। हमारा जो है फोकस जो है वो इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद पे, नंबर गेम्स के ऊपर है। पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेहाद बनाना, PTI के अगर आज़ाद उम्मीदवार जब आते हैं तो उनके तो ये नहीं कि PTI के किसके आज़ाद उम्मीदवार जब आएंगे वो अपने कोई ग्रुप बनाते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, जो भी है। हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल करें, जिसकी वजह से रिजर्व सीटें भी बढ़ेंगी, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वोट भी मिलेंगे। फिर आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के भी हैं, सेनेट का इलेक्शन भी होगा। तो हमारी पूरी कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैनेजर अपने साथ शामिल करें अपनी पार्टी में उनको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान की मैशत और बांग्लादेश की मैशत का मुवाजना आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तानी का हिस्सा जो 52 साल पहले पाकिस्तान से लैदा हुआ, आज वो कहाँ है और पाकिस्तानी मैशत कहाँ है, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मगरबी अकवाम एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमरीका और ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ दौड़ी ताकि वहां के वसाइल की लूट मार कर सके। एक दूसरे के खून की प्यासी यूरोपीय अकवाम ने एक दूसरे को इसलिए गले लगा लिया ताकि वो मुआशी तरक्की पर तवज्जो दे सकें। सन 50 की दिहाई में ईरान में काम करने वाली बरतानवी कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने सिर्फ उस एक साल में 170 मिलियन पाउंड्स कमाकर बरतानिया वापस भेजे। आज के जदीद दौर में भी दुनिया भर के ममालिक की दोस्तियां और दुश्मनियां उनके पीछे मुआशी मकासद ही कारफरमा होते हैं। चुनाचे यह तय हुआ कि जिस मुल्क या कौम ने भी सर उठाकर जीना है तो उसे अपने मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अगर बतौर रियासत हम पाकिस्तान की मुआशी तारीख पर नज़र डालें तो हमें इसकी कोई समत या मकासद नज़र ही नहीं आते। यही वजह है कि रियासत के 24 करोड़ अवाम कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं। हमारी हुकूमत IMF, आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के सामने कासा लैस रहती है। अगर हमारे हुक्मरानों ने तारीख से सबक नहीं सीखा तो बांग्लादेश से ही कुछ सीख लें। वही बांग्लादेश जो कभी मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था, जो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की सूरत में मारज़े वजूद में आया, यानी इस वाक़े को तकरीबन 52 बरस बीत चुके हैं। बांग्लादेश ने गुज़श्ता 52 बरस में मुआशी शोबे में पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके जहां एक तरफ अपनी बैरूनी तजारत को बढ़ाया तो वहीं दूसरी तरफ गुर्बत की शरह में भी कमी देखी गई और बांग्लादेशी खवातीन की भी मुआशी शोबे में तरक्की पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। इस वक्त बांग्लादेश की मैशत का हजम 454 अरब डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तानी मैशत का हजम 341 अरब डॉलर्स। 2021 में बांग्लादेश की मजमूई एक्सपोर्ट्स का हजम 51.8 अरब डॉलर्स था, जबकि उसी साल पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स सिर्फ 32.7 अरब डॉलर्स थी। गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स के शोबे में इस वक्त बांग्लादेश दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा बरामदात वाला मुल्क बन चुका है, जबकि पाकिस्तान का शुमार गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स में दुनिया के पहले 5 बड़े मुमालिक में भी नहीं होता। बांग्लादेश की गारमेंट्स बरामदात की कामयाबी इसलिए भी हैरानकुन है कि वहां कपास की पैदावार नहीं होती, जबकि पाकिस्तान कपास की पैदावार का एक बड़ा मुल्क होने के बावजूद गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश से इस वक्त बहुत पीछे है। 16 दिसंबर 1971 को अपने क़याम के बाद पहले ही साल यानी 1972 में बांग्लादेश की मुआशी तरक्की की शरह -13% रिकॉर्ड की गई थी। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर मौजूद आदाद व शुमार के मुताबिक उसी साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार बांग्लादेश से कहीं ज्यादा तकरीबन 1% थी। 30 जून 2023 में खत्म होने वाले माली साल में इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की मैशत की शरह नमू 1% से भी कम यानी 0.29% रही, जबकि इसी माली साल में बांग्लादेश इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक बांग्लादेश की मैशत की तरक्की की शरह 6% रही। आलमी बैंक के आदाद व शुमार के मुताबिक बांग्लादेश की फी कस आमदनी 1972 में $90 थी, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान की फी कस आमदनी उसी साल में $150.6 थी। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर पाकिस्तानियों की फी कस आमदनी $1568 रही। इसके मुकाबले में बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक उसके शहरियों की फी कस आमदनी $2687 रही। बांग्लादेश को गुज़श्ता 52 बरसों में मुतअद्दिद मसाइल का भी सामना रहा है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश पाकिस्तान की निस्बत कहीं ज्यादा मुआशी तरक्की हासिल कर चुका है। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।